नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के राजनीतिक दल शिवसेना यूबीटी की, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको लेकर। और यह बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज आपने देखा होगा सुशांत सिन्हा जिनके साथ पॉडकास्ट पर थी प्रियंका चतुर्वेदी। अब प्रियंका चतुर्वेदी, अगर आप बैकग्राउंड देखें तो 2019 से पहले कांग्रेस पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता और प्रवक्ता, फिर उनके साथ आगरा में जो है वो कुछ कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ताओं और कुछ लीडर्स के द्वारा कुछ इस तरीके की घटना होती है कि उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी छोड़कर चली जाती है। और उसी दौरान प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना ज्वाइन करती है। शिवसेना में जाने के बाद शिवसेना ने प्रियंका चतुर्वेदी को भेज दिया राज्यसभा में। अब यहां से जो स्टोरी बनती है, पहले आपको उसको समझना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त संसद चंदे के खेल में फंसी हुई है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही बहुत सारा चंदा इकट्ठा है, बहुत सारा पैसा है, सबसे बड़ी पार्टी है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो अभी इस वक्त सत्ता में है, तो उसको चंदे की जरूरत नहीं है। तो चंदा किन पार्टियों को चाहिए? आप सोचकर देखिए कि कांग्रेस पार्टी एक है, ओवरसीज कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी की जो फंडिंग है वो होती ही बाहर से है, क्योंकि 2014 के बाद से तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में ही नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो टैक्स जमा नहीं कराती। तमाम तरीके की प्रॉब्लम जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। अब ऐसी सूरत में एफसीआरए बिल, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे कि सोनम वांगचुक का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं एफसीआरए बिल से प्रेरित है, और उसका एक ही कारण था, जिस तरीके से सोनम वांगचुक खुद जो है वो विदेशी फंड पर जीवित है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि उसकी एनजीओ को बाहर से पैसा मिलता है और गीतांजलि लगातार जो है वो इसी काम में लगी हुई है। तो अगर एफसीआरए अमेंडमेंट बिल जो है वो पास हो जाता है तो उस फंड के ऊपर रोक लग जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि उसके ऊपर भी आरोप है, जिस तरीके से आपने देखा होगा पन्नू ने आरोप लगाए थे, जो खालिस्तान समर्थक है, कि हमने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है। तो किसान आंदोलन की फंडिंग, उसके भी तार जो है वो सीधे तौर से शाहीन बाग, उसके भी तार जो है वो विदेशों से जुड़े हुए। तो हर जगह जो है वो विदेशी फंडिंग, और उसके जरिए भारत में अस्थिरता फैलाना। तो ऐसी सूरत में सोनम वांगचुक के समर्थन में, सीजेपी के समर्थन में आई, और अभिजीत दीपके, जिसका ना तो वो छात्र है ना उसका कोई लेना देना, लेकिन जिस तरीके से कोकरोच जनता पार्टी बनाई, धरने प्रदर्शन पर बैठे, अनशन पर बैठे, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता एक के बाद एक नेता वहां पहुंचे। तो आम आदमी पार्टी का कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, और एफसीआरए बिल का क्या रोल था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। उस वक्त भी हमने बात की थी, आपको पता होगा, जब सोनम वांगचुक धरने पर बैठा था। अब महाराष्ट्र में इस वक्त जो संसद में जो गतिरोध है वो भी उसके कारण अगर आप पता लगाओगे तो उसके पीछे भी यही है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी लगातार जो है वो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, और अब तो स्थिति ये हो गई है कि अमित शाह पहले ये बताया कि वो क्या बोलने वाले हैं। अब आप सोचकर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है, नेता है, उनको भी नहीं पता कि अमित शाह क्या करने वाले हैं। तो राहुल गांधी को कैसे पता चलेगा कि अमित शाह क्या बोलने वाले हैं? तो इसका मतलब साफ है कि अमित शाह जब बोलेंगे तो राहुल गांधी वॉकआउट करेंगे, और डेफिनेटली करेंगे। लेकिन इसके विपरीत आप स्थिति देखिए कि इंडी गठबंधन की स्थिति क्या है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एफसीआरए बिल जो है वो आना ही नहीं चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए, तो वो इसके पक्ष में नहीं है। डीएमके, टीएमसी जैसी पार्टियां हैं, वो इसके ऊपर जेपीसी में चर्चा मांग रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी जेपीसी से भी सहमत नहीं है। तो जेपीसी पे चर्चा होना, और हो सकता है शाही सरकार जो है वो इसके ऊपर विचार भी करे। हालांकि अब तक की जो खबर है वो ये है कि सरकार ऐसा भी नहीं सोच रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ इस बिल को पास कराने के लिए, लेकिन
बिल के पास के लिए सरकार के पास जितने आंकड़े चाहिए उतने आंकड़े हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि संसद में पहले इसके ऊपर चर्चा हो और उसके बाद ये बिल जो है वो पास हो, ताकि गलत मैसेज ना जाए। क्योंकि किसान आंदोलन और यूजीसी और भी कई तरीके की चीजें, क्योंकि वक्फ में जो है वो जेपीसी में गया था, तो उसके ऊपर देश भर में चर्चा हुई, तो उसके खिलाफ आपने देखा उस तरीके का माहौल नहीं बन पाया। अब बात करते हैं हम शिवसेना की। तो उद्धव ठाकरे जो है वो अब ये कह रहे हैं कि अगर इस पे चर्चा होती है, इसका पता चल जाता है कि एफसीआरए बिल में क्या है, तो शिवसेना जो है वो अगर अच्छा होगा तो वो इसका समर्थन करेगी। शिवसेना की स्थिति क्या है आज लोकसभा में? शिवसेना के पास कितने जो है वो सांसद है? सांसद लगातार जो है वो छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जो बात कर रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे की इस स्थिति में आप देखिए, एक व्यक्ति इससे जो है वो खफा और दूसरा जो है वो वफा। मैंने क्यों बोला? क्योंकि संजय राउत एक तरीके से इस वक्त पूरी शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसको कब्जे में लिए हुए हैं। और ये कई बार जो है हम इसके इतिहास की चर्चा भी कर चुके हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के समय से ही सामना जो शिवसेना का जो पत्रिका आती है उसके संपादक है। और उद्धव ठाकरे उस वक्त सक्रिय राजनीति में नहीं थे, क्योंकि उस वक्त राज ठाकरे राजनीति में थे। तो संजय राउत को लगता है कि उद्धव ठाकरे को राजनीतिक समझ नहीं है। और यही एक आप देखोगे तो जब बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ तो उसके बाद संजय राउत का प्रभाव क्या है? तो संजय राउत फेल हो जाते हैं 2019 के बाद, जब प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना में आ जाती है। और खबर जो है वो बहुत सारी थी मीडिया में उस वक्त भी और अब भी है आदित्य ठाकरे को लेकर, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी से आती है, नई नई ज्वाइन करती है और राज्यसभा में भेज दिया जाता है, लेकिन संजय राउत को नहीं भेजा जाता। तो संजय राउत तिकड़म लगाते हैं। और वो तिकड़म क्या थी? क्योंकि यहां पर मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पॉडकास्ट में जो बातें बोली और जो झूठ किस तरीके से पकड़ में आता है कि 2014 में बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ी, उनका प्रीपोल्ड अलायंस नहीं था। तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि प्रीपोल्ड अलायंस नहीं था। लेकिन आप सोचकर देखिए, क्या बीजेपी ने जो है वो सभी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा था? क्या जहां पर शिवसेना लड़ रही थी, क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था? और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ी सब सीटों के ऊपर, तो भारतीय जनता पार्टी को यह कैसे एहसास हो गया कि वो सत्ता में है? तो प्रियंका चतुर्वेदी ने पहला जो है वो झूठ बोला 2014 के लिए, क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी सत्ता की जो है जब पूरी सीटों पे लड़ी ही नहीं, तो वो सत्ता में कैसे चली जाएगी? और उसके बाद एनसीपी का जो है वो बैकडोर से समर्थन था, ये तो सबको पता है, क्योंकि शरद पवार की राजनीति ही इसके आसपास घूमती है। लेकिन 2019 में जब बात आती है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे, तो एक बार फिर जो है वो प्रियंका चतुर्वेदी ने झूठ बोला। और वो झूठ ये था कि लोकसभा चुनाव के वक्त, क्योंकि विधानसभा चुनाव उसके कुछ समय बाद था, इसलिए अमित शाह को बोला गया कि लोकसभा और विधानसभा की जो सीट शेयरिंग है वो अभी हो जानी चाहिए। तो ये झूठ था। लोकसभा में दोनों पार्टियां साथ लड़ी और शिवसेना जो है वो अच्छे खासी सीटों पर जीत कर आई। लेकिन विधानसभा से पहले जिस तरीके से एक पासा फेंका गया सीएम की कुर्सी का, उससे सारा खेल बदल जाता है। जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी ये तो कह रही है कि 2.5 साल पहले उन्होंने मांगे, लेकिन पूरी बात जो है वो नहीं बताई जा रही। और फिर उसके बाद में एक चीज जो है वो बड़ी समझने वाली बात है, प्रियंका चतुर्वेदी का यह कहना कि उनको जो है वो राज्यसभा का कोई लालच नहीं है। तो जब प्रियंका चतुर्वेदी का जब कार्यकाल पूरा हुआ और उसके बाद में शिवसेना की मीटिंग हुई, क्योंकि उस मीटिंग से पहले तक शरद पवार का नाम का अनाउंस हो चुका था और शिवसेना ने उसको जो है वो समर्थन किया था, और समर्थन करने वाला व्यक्ति था संजय राउत, क्योंकि उसमें संजय राउत के कुछ एम्बिशंस थे, कुछ महत्वाकांक्षाएं थी। संजय राउत को लगता है कि अगर उनको राज्यसभा में 2028 के बाद वापस जाना है तो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार के समर्थन के बिना वो नहीं जा सकते, क्योंकि शिवसेना में एक गुट जो है वो संजय राउत के खिलाफ है, जिस तरीके से संजय राउत शिवसेना को चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रियंका चतुर्वेदी ये कहती है कि उनको राज्यसभा की सीट नहीं चाहिए थी, तो फिर प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत के बीच में तू-तू मैं-मैं कैसे हुई?
आखिर प्रियंका चतुर्वेदी ने उस मीटिंग में यह क्यों बोला कि शरद पवार का समर्थन पहले नाम जो है वो क्यों लिया गया, शिवसेना के किसी नेता का नाम क्यों नहीं लिया गया राज्यसभा के लिए। तो इस स्थिति से समझ में आएगी कि पार्टियां जो है वो टूट क्यों रही है, जबकि आरोप जो है वो लगाया जाता है कि अमित शाह जो है वो इसमें व्यस्त है। संजय राउत का आपने बयान सुना होगा कि वो दूसरी पार्टियों को तोड़ने में व्यस्त है। तो अब सवाल यह उठता है कि वो पार्टियां टूट क्यों रही है। कुछ तो पार्टियों में भी कमी होगी, और जहां अमित शाह की बात आती है तो अमित शाह जो है वो राजनीति करने आए हैं। वो जो है वो दूसरी विपक्ष की पार्टियों को फूल बांटने नहीं आए, ये भी जो है वो समझना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल हो वो सिर्फ अपने और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। तो शिवसेना के मतभेद जो है वो पहले भी थे और अब भी है, और इसी मतभेद के चलते आप देखिए कि शिवसेना किस स्थिति में पहुंच गई। और जब बात आती है संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी की, तो संजय राउत को इस वक्त लगता है कि इस देश में एक ही शिक्षित और संस्कारी जो है वो राजनेता है, और वो है राहुल गांधी। इसके अलावा कोई इस देश में शिक्षित राजनेता नहीं है। लेकिन आप देखिए प्रियंका चतुर्वेदी के इस पॉडकास्ट को देखोगे तो आपको एक कहानी और समझ में आएगी। एक तरफ महिला बिल के लिए, और कुछ ऐसे मौके आते हैं जब प्रियंका चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई देती है, अपनी पार्टी की आप देखोगे विचारधारा के थोड़ा विपरीत जाकर। लेकिन कुछ ऐसे मौके भी आते हैं जिसमें फिर वो इसमें शामिल हो जाती है। आज आपने देखा होगा झारखंड और जंतर मंतर, क्योंकि जंतर मंतर पर जो हुआ वो ये लगता है कि वो गलत था, तो फिर झारखंड में जो हुआ वो क्या था। और फिर बताई जाती है कि पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया, तो पुलिस की एसओपी क्या होती है। जब भी इस तरीके का कोई धरना प्रदर्शन होता है तो मुझे लगता है कि एसओपी के जो 4 बिंदु है जिनको समझना चाहिए कि पुलिस काम कैसे करती है। पहला काम होता है पुलिस का माइक लेकर भीड़ को नियंत्रण में लेने का, उसको समझाने के लिए। उसके बाद में होता है कि उसको कैसे रोका जाए, बैरिकेडिंग वगैरह के लिए। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो फिर हल्का बल प्रयोग करना, और लास्ट में जो है वो पैलेट गन का भी जो है वो प्रावधान तो है, लेकिन चूंकि वो चली तो वो गलत है, तो इस वक्त जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो विपक्ष की मानसिक स्थिति को अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि विपक्ष खुद कंफ्यूज है कि विपक्ष को करना क्या है। क्योंकि विपक्ष को लगता है कि अमित शाह बोलना चाहिए, अब अमित शाह कहते हैं कि वो बोलेंगे, तो विपक्ष को यह लगता है कि अमित शाह क्या बोलेंगे। तो इससे अच्छा है मैदान छोड़ो और भाग जाओ। तो सब लोग जो है वो भागने में लगे हुए हैं। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।